सौरमंडल आपको दिखाई दे रहा है, सौरमंडल को देखिए और लिखिए। थोड़ा सा बनाएंगे चित्र गोली आकार का। अब गोल ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, गोल नहीं हो पाएगा, हमने गोल राउंड कहा। तो यहां पर हो जाएगा सन, हो गया सन, पहला स्थान पर यहां पर हो गया बुध, दूसरे पर हो गया ये वाला कौन सा, शुक्र, और तीसरा पर हमारा है पृथ्वी, फिर हो गया मंगल, फिर हो गया बृहस्पति, फिर हो गया शनि, फिर यूरेनस मतलब अरुण, और ये हो गए वरुण। सबको लिख लेना है आपको। हम लोग आते हैं इस सोलर सिस्टम के केंद्र की ओर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य, कहीं डालेंगे सूर्य, सूर्य। अब यहां पर देखा जाए हम लोग सूर्य चल रहे हैं, और मैंने, हो गया, चले आगे। तो मैंने पहला वाक्य ही शुरू आया तो कहा कि भैया पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पिंड हमारा सूर्य है, जहां पर कि पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% द्रव्यमान केंद्रित हो गया। और यही कारण है कि ये केंद्र बन गया, यही कारण है कि इसने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, छोड़ ही नहीं रहा है, खींचते जा रहा है। तो कहेंगे सर खींच रहा है तो सबको अपने आप में समेट क्यों नहीं लिया? समेटा, जितना हो सकता था समेटा, तभी तो 99.86% इसका द्रव्यमान हुआ। लेकिन उसी को नहीं समेट पाया जिसको कि इधर से भी कोई खींच रहा था। समझ में आया बात? मतलब ये कि पूरा ब्रह्मांड और पूरा यूनिवर्स दो ही बलों पर टिका हुआ है, एक है आकर्षण और दूसरा है प्रतिकर्षण। बात समझ में आई? अगर हम में आकर्षण कोई है और प्रतिकर्षण भी है तो हम अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन अगर आकर्षण केवल है तो उसी में सट जाएंगे, और प्रतिकर्षण है तो केवल हट जाएंगे। दो ही चीजें हो सकती। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण के ही पूरा ब्रह्मांड है। तो हमको क्या हुआ यहाँ पर इस पूरे सोलर सिस्टम में कि सूर्य जितना गति से खींच रहा था उतने ही गति से उधर से कुछ दूसरा खींच रहे थे, और वो अपना ऑर्बिट छोड़ ही नहीं रहा था। इसलिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले इस पथ को स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट। इसको कहते हैं स्थिर ऊर्जा कक्ष। क्या कहते हैं? तो लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर जिस रास्ते पर, सूर्य के चारों ओर जिस रास्ते पर, सूर्य के चारों ओर जिस रास्ते पर ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर जिस रास्ते पर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उस रास्ते को स्थिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। स्थिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। उस रास्ते को स्थिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अगर थोड़ा भी ऊर्जा इसका घटा, इसका थोड़ा भी ऊर्जा घटा तो ये धीरे धीरे अपना पथ छोटा करना शुरू कर देगा, और जब पथ छोटा करना शुरू कर देगा तो बृहस्पति सूर्य से टकराएगा। अगर थोड़ा भी इसका ऊर्जा बढ़ा तो यह पथ अपना बड़ा कर देगा, और अगर अपना पथ बड़ा कर देगा तो जुपिटर सैटर्न से टकराएगा। लेकिन न तो जुपिटर सैटर्न से टकरा रहा है, न तो जुपिटर मार्स से टकरा रहा है। इसका मतलब है कि जुपिटर का जो पथ है वो कभी डेविएशन लायक है ही नहीं। इसका मतलब कि जुपिटर अपना ऊर्जा कभी खो ही नहीं रहा है। जितना ऊर्जा के साथ वो परिक्रमा पहले कर रहा था उतना ही बाद में कर रहा है। इसलिए इसको कहेंगे ऊर्जा स्तर का सीमित होना, मतलब कांस्टेंट होना, ऊर्जा स्तर का स्थिर होना, कभी नहीं घटता ना कभी बढ़ता है। बात समझ आई? तो ये स्थिति है। और इसी तरह किसी भी परमाणु का संरचना हुआ है वो स्थिर ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में घूमते हैं। बात समझ आई? रदरफोर्ड ने भी यही कहा था। तो रदरफोर्ड का सोलर सिस्टम के आधार पर ही परमाणु का विश्लेषण हुआ था। बात समझ आ गई? तो चलिए, केमिस्ट्री भी हमें प्रकृति ने ही सिखाई, केमिस्ट्री भी हमें प्रकृति ने ही डायरेक्टली पढ़ाई। बात समझ आई? तो प्रकृति बहुत महान है। अब यहाँ पर देखा जाए सोलर सिस्टम को, तो सबसे पहले हमने चला सूर्य पर। सूर्य चमक रहा है, तो ये इतना जो चमक रहा है इसके पीछे नाभिकीय संलयन की क्रिया है। तो जब नाभिकीय संलयन की क्रिया है तो ऊपर का जो सतह दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, उसे क्या कहेंगे? तो नीचे स्टार मारेंगे, लिखेंगे सूर्य के
दिखाई देने वाले चमकते हुए भाग को, सूर्य के दिखाई देने वाले चमकते हुए भाग को, सूर्य के दिखाई देने वाले चमकते हुए भाग को प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर, इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर कहा जाता है। दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? फोटोस्फेयर कहा जाता है। समझ आ गया बात? अब यहां पर देखिए, इतना ज्यादा इसका तापमान यहां पर होता है, ध्यान सुनना है, सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया से इतना ज्यादा तापमान पैदा होता है कि यहां पर एक तरंग पैदा हो जाती है और इस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी बिना माध्यम के चलने में सक्षम है। इसीलिए प्रकाश की तरंगें माध्यम की आवश्यकता नहीं खोजती, माध्यम नहीं खोजती हमें तक पहुंचने में, मतलब बीच में निर्वात है और इसलिए प्रकाश की तरंग यहां तक पहुंच पाती है क्योंकि ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बात समझ आई? तो नीचे लिखेंगे, सूर्य में अधिक तापमान के कारण, सूर्य में अधिक तापमान के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होती हैं। अधिक तापमान के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होती हैं। अधिक तापमान के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होती हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे एरो देकर, लिखेंगे ये तरंगें फोटॉन्स के रूप में, फोटॉन्स, फिजिक्स भी है ये सब, की फिजिक्स में पूछेगा, ये तरंगें फोटॉन्स के रूप में सूर्य के सतह को छोड़ती हैं। ये तरंगें फोटॉन्स के रूप में सूर्य के सतह को छोड़ती हैं। ठीक है, फोटॉन्स के रूप में सूर्य की सतह को छोड़ती हैं। नीचे लिखेंगे, इन्हें, या इसी में लिख सकते हैं, इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। विकिरण, रेडिएशन। ठीक है, नीचे लिखेंगे, इन विद्युत चुंबकीय विकिरण को, इन विद्युत चुंबकीय विकिरण को गमन करने के लिए, इन विद्युत चुंबकीय विकिरण को गमन करने के लिए, गमन मतलब चलने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि, यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश, यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश बिना माध्यम के, यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश बिना माध्यम के निर्वात से होते हुए, बिना माध्यम के निर्वात से होते हुए पृथ्वी तल तक पहुंचता है। निर्वात से होते हुए पृथ्वी तल तक पहुंचता है। पूरे लाइन में 2-3 क्वेश्चन का आंसर है, एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा हर लाइन। पृथ्वी तल तक पहुंचता है। समझ में आ गया बात? चलिए अब यहां पर देखिए, प्रकृति कितनी महान है कि इसने विद्युत चुंबकीय तरंग तैयार की और इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बीच में इसने निर्वात कर दिया और यहां से जो सरफेस ने छोड़ा फोटॉन्स के रूप में, और फोटॉन्स जब आए तो इसमें ब्लास्ट हुआ और ये निर्वात में बम बम करके उड़ने लगे
और जब उड़े तो ये उसी तरह का स्थिति है जैसे कि शादी ब्याह में पटाखे फूटते हैं, और जब पटाखे फूटते हैं तो ऊपर रंग बिरंगी चीज होती है, वही चीजें अंतरिक्ष में होती हैं, रंग बिरंगी चीजें। लेकिन वह आवाज पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता, और वहां पर कोई माध्यम नहीं है, इसलिए वहां का ध्वनि पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। अगर माध्यम बना दिए होते प्रकृति ने तो हमारे कान फट जाते। अब यहां से प्रकाश का विकिरण जो सतह को छोड़ता है, तो जिस सतह से छोड़ता है वह काला धब्बा बन जाता है। जहां जहां से प्रकाश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विकिरण होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ती है सतहें, वहां वहां काला धब्बा बन जाता है सूर्य पर। इसे कहते हैं सौर कलंक। क्या कहते हैं? या सौर धब्बा। तो अब कहेंगे सर सूर्य में सौर कलंक, ये कलंक पैदा हो गया तो क्या ये अकलंक का कलंक हमेशा के लिए रहेगा? नहीं। एक बार सूर्य में कलंक पैदा होता है तो चूंकि इतना बड़ा सूर्य है, इतने कलंक पैदा होते रहते हैं, लगातार कलंक पैदा होते हैं जगह जगह स्पॉट्स, और वो आते रहते हैं वायुमंडल में, क्योंकि पैदा करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो बिना कलंक के पैदा होगा ही नहीं। तो ये एक बार पैदा होता है तो 11 वर्ष लग जाता है इसे बिगड़ने में। मतलब हमेशा बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। सौर कलंक अस्थाई नहीं होता। तो नीचे लिखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण, देखा लिखा जाए विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के पैदा होने से, विद्युत चुंबकीय विकिरण के पैदा होने से प्रकाश मंडल पर, ये देखिए प्रकाश मंडल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, फोटोस्फीयर, ठीक है, प्रकाश मंडल पर जगह जगह काले धब्बे बन जाते हैं, जगह जगह काले धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये काले धब्बे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा हो रही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखेंगे इन काले धब्बों को ही सौर धब्बा, इन काले धब्बों को ही सौर धब्बा, सौर धब्बा या सौर कलंक, सौर धब्बा या सौर कलंक कहा जाता है। इन काले धब्बों को ही सौर धब्बा या सौर कलंक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे लिखेंगे सौर कलंक, सौर कलंक लगातार बनते हैं, लगातार बनते हैं और ये अस्थाई नहीं होते, लगातार बनते हैं और ये अस्थाई नहीं होते। इनकी उम्र सीमा लगभग 11 वर्ष होती है। अस्थाई नहीं होते, इनकी उम्र सीमा लगभग 11 वर्ष होती है, लगभग 11 वर्ष होती है। मतलब 11 वर्ष में ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे इस अवधि में, किस अवधि में? 11 वर्षों में। इस अवधि में सौर कलंक बनते और बिगड़ते रहते हैं। इस अवधि में सौर कलंक बनते और बिगड़ते रहते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। इस पूरे अवधि को सौर चक्र कहा जाता है। इस पूरे अवधि को सौर चक्र कहा जाता है। इस पूरे अवधि को सौर चक्र कहा जाता है, सौर चक्र कहा जाता है। लेकिन सूर्य के सतह पर पैदा होने वाले, सूर्य के सतह पर पैदा होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण, सूर्य की सतह पर पैदा होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण को
विद्युत चुंबकीय विकिरण को सौर ज्वाला भी कहा जाता है। सौर ज्वाला, सौर ज्वाला भी कहा जाता है। तो ये सौर विकिरण जो पैदा हो रहा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, उससे का दूसरा नाम क्या है? सौर ज्वाला। और सौर ज्वाला एक प्रकाश की किरण है, और प्रकाश की ये किरण इतनी तेजी से चलते हैं कि इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब यहां पर देखिए, अब ये सौर ज्वाला क्या होगा, कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में खींचे चले आएंगे। तो पृथ्वी इनको खींच लेगी, किनको? सौर ज्वाला को। नीचे लिखेंगे कभी कभी, लिखा जाए, लेकिन कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सौर ज्वाला, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सौर ज्वाला पृथ्वी के, ये सौर ज्वाला, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सौर ज्वाला पृथ्वी के ध्रुवों पर खिंच जाते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर, ध्रुव पृथ्वी के ध्रुवों पर खींचे चले आते हैं, जिससे कि पृथ्वी के ध्रुवों पर खींचे चले आते हैं, जिससे कि ध्रुवों पर, जिससे कि ध्रुवों पर रंग बिरंगे तरंग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि ध्रुवों पर रंग बिरंगे तरंग उत्पन्न हो जाते हैं, रंग बिरंगे तरंग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आपके पास एक प्रश्न है, आप पूछेंगे कि सर आपने कहा कि केवल ध्रुवों पर, चारों ओर क्यों नहीं? आप जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहां पाया जाता है? ध्रुवों पर। तो नोट करके लिखेंगे, देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी का आकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी का आकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। इसलिए सौर ज्वालाएं ध्रुवों पर खींचती हैं। इसलिए सौर ज्वालाएं ध्रुवों पर खींचती हैं या खींच जाती हैं। सबसे आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल कहां अधिक होता है? ध्रुवों पर। इस कारण से सौर ज्वालाएं कहां खींचेंगी? ध्रुवों पर। ठीक है, नीचे लिखेंगे, इन सौर ज्वालाओं के चलते, स्टार मारिएगा, इन सौर ज्वालाओं के चलते, स्टार पॉइंट है अगला पॉइंट, इन सौर ज्वालाओं के चलते ध्रुवों पर, इन सौर ज्वालाओं के चलते ध्रुवों पर, यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। तो यहां पर दोनों ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा और यहां पर सबसे ज्यादा सौर ज्वालाएं खींचेंगी, और इसीलिए रंग बिरंग प्रकाश यही दोनों ध्रुवों पर ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, रंग बिरंगे तरंग। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इन दोनों ध्रुवों पर, क्या लिखे अभी? हाँ, इन सौर ज्वालाओं के चलते ध्रुवों पर जो प्रकाश दिखाई पड़ता है, ध्रुवों पर जो प्रकाश दिखाई पड़ता है उसे, जो प्रकाश दिखाई पड़ता है उसे ऑरोरा प्रकाश कहते हैं। ऑरोरा प्रकाश, ऑरोरा प्रकाश है, फरोरा प्रकाश नहीं है, ऑरोरा प्रकाश कहते हैं, उसे ऑरोरा प्रकाश कहते हैं, ऑरोरा प्रकाश कहते हैं। तो यह ऑरोरा प्रकाश तो दोनों तरफ हो गया, नॉर्थ पोल पर भी, और तो जब दोनों तरफ ऑरोरा प्रकाश हो गया तो हम कैसे जानेंगे कि ये नॉर्थ पोल का ऑरोरा प्रकाश है, इस साउथ पोल का? तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ऑरोरा प्रकाश को दो अलग अलग नाम देंगे। तो नीचे लिखेंगे एरो देकर,
लिखेंगे उत्तरी ध्रुव पर पैदा होने वाले अरोरा प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर पैदा होने वाले अरोरा प्रकाश को अरोरा बोरियालिस नाम से जाना जाता है। ऑरोरा बोरियालिस नाम से जाना जाता है। ऑरोरा बोरियालिस नाम से जाना जाता है। ऑरोरा बोरियालिस नाम से जाना जाता है। हो गया ऑरोरा बोरियालिस। तो ऑरोरा बोरियालिस किस ध्रुव पर पैदा होगा? किस ध्रुव पर? उत्तरी ध्रुव पर। ऑरोरा बोरियालिस किस ध्रुव पर पैदा होगा? उत्तरी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर भी एक ऑरोरा पैदा होगा, यहां भी चमक पैदा होगी और ये प्रकाश पैदा होगा, तो इसका क्या नाम होगा? तो नीचे स्टार मारिए, लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर पैदा होने वाले ऑरोरा प्रकाश को दक्षिणी ध्रुव पर पैदा होने वाले ऑरोरा प्रकाश को दक्षिणी ध्रुव पर पैदा होने वाले ऑरोरा प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। कोई दिक्कत? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब तक हम लोग समझ लिए क्या क्या? अब तक हम लोगों ने समझा कि प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है, और ये जब प्रकाश उत्पत्ति होती है तो सूर्य में धब्बे कैसे बनते हैं, और जब सूर्य धब्बे बनते हैं तो ये सूर्य कलंक जो है, वो सूर्य कलंक जब खिंचाता है तो पृथ्वी पर इसके क्या क्या नाम है। हो गया यहां तक?